हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब होने की वजह से 2 दिन से क्लास नहीं चल रही थी। अभी भी ठीक नहीं है, कोल्ड है और फीवर भी है। ओके, कोई नहीं, आज से क्लास कंटिन्यू चलेगी और आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास मिलेगी। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, वचन और कारक। ठीक है ना? लिंग, वचन और कारक, जेंडर, नंबर और केस। तो सबसे पहले हम लोग लिंग के बारे में एक एक करके देख ले रहे हैं। लिंग के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जो जेंडर होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो ये तो सबको पता होगा, जो जेंडर होता है या फिर लिंग होता है इसका अर्थ ये होता है कि जिस वर्ग के माध्यम से हमें क्या हो, स्त्री और पुरुष का बोध हो। ठीक है, इस स्त्रीत्व और पुरुषत्व का क्या हो, हमें बोध हो, हमें उसके भाव से समझ में आए कि स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। जिस वर्ग से हमें क्या पता चले कि स्त्री है या पुरुष है, इसका जब हमें बोध होता है तो वो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है ना? और हिंदी में जो है लिंग के केवल 2 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है जेंडर के केवल 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना? तब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों लिखा हुआ है कि हिंदी में जो है केवल 2 भेद होते हैं, इसका मतलब कुछ और हो सकता है ना। तो नोट में आप लोग नोट ऐसे कर लेंगे कि संस्कृत में क्या होता है, नपुंसक लिंग को भी जोड़ा जाता है। ठीक है ना? संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है ना? और हम उसे क्या करते हैं, हिंदी में उसे भाव के अनुसार जोड़ देते हैं। जो नपुंसक लिंग होता है उसे भाव के अनुसार हम लोग जोड़ के इसमें हिंदी में बना लेते हैं। ठीक है, समझ गया इतना? तो हम लोग एक एक करके देखें। जैसे स्त्री, पुल्लिंग का जो है शब्द जो है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द जो है जिसका क्या हो, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए। ठीक है ना? पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जो शब्द क्या हो, पुरुष वर्ग का हमें बोध कराए, उसे मालूम चले कि ये पुरुष है, तो उसे हम लोग पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। ठीक है? और स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि जो शब्द स्त्री का बोध कराए वो स्त्री लिंग कहलाता है। ठीक है ना? ये इतना इजी है कि जो पुरुष का बोध कराए वो पुल्लिंग है और जो स्त्री का बोध कराए वो स्त्रीलिंग है। समझ गए? आगे हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण है। जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द जो है इसका पहचान कैसे होता है। ठीक है ना? ये परीक्षा में हमेशा ऐसे वर्ड में पूछा जाता है जो मतलब बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका पहचान मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्योंकि इतना उटपटांग दे देता है ना। तो सबसे पहले हमें किसी भी लिंग का अगर पहचान करना हो कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस शब्द को बीच में रख करके वाक्य बनाना है। ठीक है ना? जो शब्द दिया हुआ है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको क्या करना है, उसको उस शब्द को ऐसे बीच में रख करके मतलब उसको रखेंगे, फिर वाक्य ऐसे बनाएंगे जिसमें बीच में वो शब्द आए। ठीक है? तो वाक्य बनाएंगे तो जैसे कि हमें पता चलना चाहिए ना कि वाक्य में क्या दर्शा रहा है, स्त्रीत्व दर्शा रहा है या फिर पुरुषत्व, तो जो दर्शाएगा वही होगा। ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पे कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। ठीक है? जैसे पुल्लिंग का पहचान करने के लिए एक ट्रिक है, एक नियम है कि कुछ जो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, जो नाउन जो नाम होता है, जो वस्तु है जिसका नाम मतलब होता है कुछ ना कुछ, उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो इसमें दिया हुआ है कि कुछ संज्ञाएं क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है? जैसे ये मच्छर हो गया, अब मतलब हमेशा पुल्लिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका जो स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग मतलब दोनों अवस्था में वो पुल्लिंग ही होता है। ठीक है ना? ऐसे हम लोग नर मादा उसको ऐसे ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसका स्त्रीत्व का कुछ अलग से नाम नहीं होता है। ठीक है? समझ गए इतना? जैसे हमने ये अभी बताया कि वाक्य बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मच्छर, तो मच्छर काटता है, मच्छर उड़ता है, ऐसे हमें वाक्य बना रहे हैं तो क्या हमें पता चल रहा है, भाव से लग रहा है ना कि पुरुष है। ठीक है?
पुल्लिंग का पता चल रहा है ना हमें कि मच्छर क्या करता है, काटता है, और मच्छर हमेशा पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है, इसलिए उसमें अगर उसका स्त्रीलिंग हम लोग बनाएंगे मच्छर का तो हो नहीं पाएगा ना, मच्छर का कोई स्त्रीलिंग होगा नहीं होगा। तो उसे क्या करेंगे, नर मच्छर और मादा मच्छर ऐसे हम लोग बोलते हैं, या फिर लिखा जाता है, या फिर जाना जाता है, ठीक है ना। तो मच्छर क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसमें इसका उदाहरण रखे हुए हैं। जैसे कि खटमल हो गया, खटमल क्या करता है, खटमल होता है, ठीक है, खटमल होती नहीं है, खटमल होता है, ऐसे पुल्लिंग है इसका नाम। तो अगर हम इसे बोलना है तो नर मादा करके बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी है, पक्षी, ओके, पक्षी है, तो ये क्या होता है, पक्षी हमेशा, पक्षी उड़ता है। पक्षी का जो भाव है, जो वाक्य बनाने पे हमें क्या पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब इसमें हमें चिड़िया बोल दिया तो चिड़िया उड़ती है, चिड़िया होती है, ऐसे बोले हम वाक्य बनाए तो क्या होता है, चिड़िया जो होती है वो स्त्रीलिंग होता है, जबकि जो पंछी है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे चीता है, चीता क्या है, हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, इसमें नर मादा हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, स्त्री बनाने के लिए। खरगोश होता है, देखिए खरगोश क्या है, खरगोश होता है, खरगोश में नर मादा आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा नियम है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जो पुल्लिंग पहचान का है। समूहवाचक संज्ञा में कुछ है ऐसे, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह आदि, ठीक है। मंडल होता है, मंडल होती नहीं है, मंडल होता है, ऐसे वाक्य बना के हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। मंडल, समाज होता है, दल होता है, समूह होता है, ठीक है। सारे सारे क्या होगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगला जो है 3rd नंबर, देखिए इस तरह बहुत सारे हैं, जैसे भारी और बेडौल वस्तु। जैसे भारी और बेडौल वस्तु का मतलब क्या हुआ, जूता हो गया, रस्सा हो गया, ये सब क्या हो गया, भारी। बेडौल का मतलब हमने लिख दिया कि कुछ इसमें जैसे भारी वस्तुएं कुछ होती है वो सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे लोटा हो गया, पहाड़ हो गया, ये क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे दिनों के नाम हो गया, दिनों के जो नाम होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जो होता है सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। महीनों के नाम हो गए जो फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि, जो भी महीनों के नाम है सारे के सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, जबकि कुछ अपवाद है और अपवाद में स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। कुछ अपवाद है, पुल्लिंग में जो आता है उसमें जो अगर नहीं आएगा तो वो स्त्रीलिंग में आएगा और पुल्लिंग में अपवाद माना जाएगा उससे, ठीक है। और अपवाद में कौन होता है, जनवरी होता है, मई होता है और जुलाई होता है, ठीक है। जनवरी स्त्रीलिंग शब्द है, मई जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है और जुलाई भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इस 3 को छोड़ करके बाकी सारे महीनों के नाम होते हैं पुल्लिंग, ओके, हो गया। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल, पुड़ा, आल्प्स, युगल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, जो भी पहाड़ों के पर्वतों के नाम हो गए सब के सब पुल्लिंग शब्द है। देशों के नाम जो भी भारत, चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका, जो भी देशों के नाम होते हैं सारे सारे पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। ये हमने पहचानने के कुछ दिए, नक्षत्र व ग्रहों के नाम, ठीक है। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद है जैसे कि पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को माँ के समान माना गया है, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस में आ सकता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और पृथ्वी की जो बहन मानी जाती है शुक्र, वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, समझ गए। आगे देखते हैं कुछ धातुओं के जो भी नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। वृक्षों और फलों के नाम, ठीक है, वृक्षों और फलों के नाम भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ओके ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो है स्त्रीलिंग की पहचान, ठीक है ना। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उसके पहचान कैसे किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, चटनी, ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। चाय होती है, चाय अच्छी बनी है, ये क्या हो गया, हमने एक ही शब्द में बता दिया कि हमने क्या करना है, उससे पहले वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है ना। वाक्य में बनाना है कि ये इसका भाव क्या आ रहा है, हमें सबसे पहले भाव से समझना है, पकड़ना है कि वो स्त्रीलिंग है या
है ना। तो चाय क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। कॉफ़ी भी स्त्रीलिंग होती है। लस्सी, चटनी, ये सब क्या होता है, कुछ स्वर्ग में भी जो होते हैं, जो ई, बड़ी ई और री, ये क्या होता है, ये भी आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। जैसे कुछ इंद्रियों के नाम भी हैं, अंग के नाम भी कुछ है। जीभ है, जीभ क्या हो, जीभ होती है, जीभ ऐसे, जीभ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आंखें होती है, आंखें भी स्त्रीलिंग है। नाक होती है, नाक भी, उंगलियां भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। ओके, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत जैसे नक्षत्र, ठीक है, इसमें हमने इसे लिख दिया नक्षत्र। नदियों के नाम, बोली, बोली जो भी होती है सब क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषा जो है स्त्रीलिंग है। लिपि स्त्रीलिंग है। तिथि स्त्रीलिंग है। भोजन स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ओके। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। इसका एक नियम है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या है, इसका भाव भी बना करके, वाक्य बना करके भाव से हम पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा जैसे कुछ है, जैसे भीड़ इकट्ठी होती है। भीड़ क्या होती है, इकट्ठी होती है, यानी कि स्त्रीलिंग है। कमेटी होती है, कमेटी बनाई जाती है, कमेटी होती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। सेना, सेना की टुकड़ी, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या होता है, ये स्त्रीलिंग है। कक्षा होती है, कक्षा होता नहीं, कक्षा जो है होती है, क्लास मतलब जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो कक्षा यानी क्लास क्या होता है, होती है, ठीक है ना। तो समूहवाचक में जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको हमने इसमें दे दिया है। प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। प्राणीवाचक संज्ञा कुछ ऐसे धाय, धाय हमने बोल दिया। जैसे संतान हो गया, संतान क्या होता है, संतान होती है, तो संतान शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे वचन जो होता है, नंबर की परिभाषा क्या होती है, वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं, ठीक है ना। शब्द से क्या हो, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि ये क्या एक या एक से अधिक मतलब चीज़ों का बोध कराए, तो क्या होता है, वो वचन होता है, ठीक है ना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन हमारा इजी है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से क्या हो, संख्या का बोध हो, ठीक है, संख्यावाची का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रिज में सब्जियां रखी हुई है। फ्रिज में क्या रखा हुआ है, सब्जियां रखी हुई, तो सब्जियां एक नहीं रखी है, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई, तो क्या ये वचन का जो है बोध करा रहा है, सॉरी संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्या हो गया, तो ये वचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। माली को सींच रहा है, माली पौधे को क्या कर रहा है, सींच रहा है, सिंचाई कर रहा है, ठीक है। तो पौधे क्या हुआ, बहुत सारे हैं, ठीक है। तालाब में मछलियाँ तैर रही, मछलियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है ना। काउंटिंग हो रहा है, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो उसे वो वचन के अनुसार आएगा, ठीक है। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कौन कौन से भेद होते हैं। वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ओके। तो एक वचन कौन सी होते हैं, एक वचन जिससे क्या हो, जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन होता है, ठीक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है, एक ही लड़का खेल रहा है ना, लड़का क्या कर रहा है, कौन खेल रहा है, लड़का, और कितने लड़के, एक है, ठीक है। तो एक वचन का हमें बोध हो रहा है, ठीक है। वह पढ़ता है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वह कौन, एक ही है ना, वह पढ़ रहा है। गाय चर रही है, गाय एक ही गाय है ना जो चर रही है। पुस्तक अच्छी, एक ही पुस्तक अच्छी, यानी कि एक वचन का हमें बोध हो रहा हो, एक वस्तु का बोध हो रहा हो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जगह पे, तो संज्ञा या सर्वनाम यही हो गया ना, ये संज्ञा हो गया, ये संज्ञा हो गया, ये संज्ञा हो गया, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। तो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पे हमें एक वस्तु का बोध हो, वो एक वचन कहलाता है, ओके। आगे हम लोग देखेंगे बहुवचन, ठीक है। जिन शब्दों से क्या हो,
बहुत सी वस्तुएं का बोध हो, वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक है ना। जिन शब्दों से बहुत ही वस्तुओं का, अधिक वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पे बहुवचन होता है। जैसे बच्चे फल खा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं, मतलब बच्चा नहीं, बच्चे हैं। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा बच्चे हैं जो फल खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें काउंट करने पे क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे बहुवचन होगा। ठीक है। गाय घास चर रही है, गाय क्या कर रही है, गाय नहीं चर रही है, गाय चर रही है, और गाय बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो बहुवचन होगा। पुस्तकें अच्छी है, पुस्तक नहीं पुस्तकें, और पुस्तकें हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। तो ये जो बहुवचन के उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है कारक, केस। केस के बारे में हम लोग देखेंगे, कारक किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द आपस में संबद्ध होता है। असंबद्ध होने पर इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा अथवा वे निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है। इसी सार्थकता को बताने के लिए कारक चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। वाक्य में क्या प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अगर संबद्ध नहीं रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे आप क्या होंगे, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना। और उसी सार्थकता को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका परिभाषा ये है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषता या फिर क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है ना। आम भाषा में यही है कि हम लोग जब शब्दों से मिला करके वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शब्द आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित, जो कि उसी संबंध को अच्छे से यानी सार्थकता के रूप में दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। ठीक है ना। राम ने क्या किया, राक्षसों को वाणों से मारा। तो इसमें हमारा जो कारक चिन्ह है वो 3 लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ, ये सार्थक वाक्य बन गया है। ठीक है। राम राक्षसों वाणों मारा, ऐसे हम लोग बोलेंगे। अगर इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग न करके तो क्या इसका अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हमारा कारक चिन्ह जो है वाक्य प्रयोग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। ओके। अब हम लोग ये जानेंगे जो विभक्ति होती है वो क्या होती है। विभक्ति वो होती है, कारक को सूचित करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम लोग विभक्ति कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कारक चिन्ह होता है तो उसका जो चिन्ह हमें सूचित करने के लिए, कारक को सूचित करने के लिए कुछ चिन्ह देते हैं ना, तो उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं जो कारक के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। जो कारक के भेद होते हैं वो 8 बताए गए हैं। ठीक है ना। कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे लिख दिया, कारक और विभक्तियाँ। ठीक है। विभक्ति क्या, उसका चिन्ह ही हो गया। हमने चिन्ह बताया ना अभी कि क्या होता है, कारक को कुछ सूचित करने के लिए यानी कि उस चिन्ह दिया जाता है, उसी चिन्ह को हम लोग विभक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ गया इतना। तो जैसे ये 8 यहाँ पर लिखे हुए हैं, कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। ठीक है। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। कर्ता हमें क्या क्या बता रहा है, मतलब कि जिस स्थान पे ने लिखा हुआ है, जिस वाक्य में ने लिखा हुआ होगा वहाँ पे क्या होगा, कर्ता विभक्ति है। ठीक है ना। कर्ता का वहाँ पे प्रयोग हुआ है, कर्ता विभक्ति हमें वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, समझ गए इतना। ओके। तो दूसरा है कर्म। ठीक है। कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है ना। तो इसे हम लोग ऐसे याद, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर पै भीतर, संबोधन हे हो अरे ओ। ठीक है ना। ऐसे हमने याद करना है, इसे बहुत इजी है याद करना। आप लोग याद करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक एक करके इसको देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है। क्यों मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कर्म। कर्म जहाँ को लिखा हुआ कर्म कारक है, करण, करण यानी कि से या के द्वारा लिखा होगा वहाँ पे करण होगा। जैसे कि को
के लिए हेतु निर्मित, ये सब लिखा हुआ संप्रदान होगा। अपादान से, देखिए इसमें दो है, करण के पास भी से चिन्ह है और अपादान के पास भी से चिन्ह है, ठीक है ना। तो करण के पास जो से है वो होता है जुड़ाव के लिए, ठीक है, और अपादान के पास जो से है वो होता है अलगाव के लिए, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख देंगे, जो अपादान में अ लिखा हुआ है और इसको अलगाव, अ से जो हम लोग जोड़ करके इसका ट्रिक याद करके रखेंगे कि अपादान यानी अलगाव, अपादान अलगाव, ठीक है। जहाँ पे अलगाव का अलगाव वाला से दिया हुआ है वहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा, ठीक है ना। संबंध, जहाँ पे संबंध स्थापित किया जा रहा हो वहाँ पे संबंध कारक होगा, ठीक है। जहाँ पे में, पर, पै, भीतर ये सब होगा वहाँ पे अधिकरण होगा, और जहाँ पे संबोधन का चिन्ह ऐसे संबोधन का लगा हुआ होगा विस्मय का, वहाँ पे संबोधन होगा, ठीक है। समझ गए। हम लोग एक एक करके देखेंगे इसको। कर्ता कारक जो है, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है ना। वाक्य में क्या करता है, क्रिया को जो करता है, क्रिया जो कर रहा है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है ना। इसका चिन्ह होता है ने, जो कभी लगता है और कभी नहीं लगता है, ठीक है। इससे ये नहीं है कि कर्ता में कारक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे रूपा ने फल खाया, तो ने क्या हुआ है, इसमें कर्ता कारक जो है लगा हुआ है, ठीक है। तृप्ति कविता की रचना कर रही है, ये भी है कर्ता कारक के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे लग नहीं रहा है, फिर भी इसका वाक्य क्या है, सही है। राम खेल रहा है, ये भी वाक्य सही है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, फिर भी ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समझ गए। अगला है कर्म कारक, ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह इस शब्द के साथ कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। जैसे कि राम ने श्याम को पीटा, राम ने श्याम को क्या किया, पीटा, तो यहाँ पे को जो है लगा हुआ है कर्म कारक के अंतर्गत, ठीक है ना। गोपाल गाना सुन रहा है, तो क्या इसमें लगा नहीं है, फिर भी ये कर्म का जो फल है वो क्रिया पे पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया इतना। आगे चलेंगे हम लोग। तीसरा जो है करण कारक, ठीक है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा कारक, संज्ञा को क्या करते हैं, उस संज्ञा को हम लोग करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा, ठीक है। ओके। स्नेहा लेखनी से लिखती है, ठीक है ना। ये जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ाव का संबंध बता रहा है। जैसे स्नेहा क्या कर रही है, लेखनी से लिखती है, लिखती है यानी लेखनी से, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ाव स्थापित हो रहा है। लालू के द्वारा क्रिकेट मैच खेला गया, ठीक है। यहाँ पे के द्वारा आया है, तो ये करण कारक के अंतर्गत आएगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए, ठीक है। इसका चिन्ह होता है को अथवा के लिए। ओके, जिसके लिए क्या कहता है, कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, ठीक है ना। सुरभि क्या कर रही है, भाई के लिए मिष्ठान लाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी के लिए क्रिया मतलब की जा रही है, किसी के लिए की जा रही है, तो वहाँ पे क्रिया मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। और इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है अथवा को होता है, ठीक है। फूल को तोड़ कर लाओ, तो को क्या है, यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे अपादान कारक। जो अपादान कारक होता है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी वस्तु का अलग होने का हमें अनुभव ज्ञात हो, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है ना। इसका चिन्ह होता है से, और से क्या होता है, अलगाव के लिए। ओके, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे। ओके, तो से क्या है, अलगाव के लिए से लगा हुआ अपादान कारक है। जो पेड़ से क्या है, पेड़ से पत्ते अलग होके तो ही नीचे गिर रहा है ना, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलगाव के लिए हमारा क्या है, वहाँ कारक होगा, ठीक है ना। जैसे सवारी घोड़े से गिरा, सवारी क्या किया, घोड़े से गिरा, तो घोड़े से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है सवारी, तो क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म से मतलब उससे अलग हो चुकी, प्लेटफार्म से जा चुकी यानी अलग हो चुकी है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। ओके, रावण ने राम को तीर से मारा, ठीक है। तो तीर से मारा, तो तीर क्या हो रहा है, बाण से अलग हो रहा है, धनुष से अलग हो रहा है तीर,
तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, संबंध कारक का मतलब यह है जहाँ पे यहाँ पे इसका चिन्ह है, जैसे हमने बताया अभी काके की, रारेरी, नानेनी, जहाँ पे मतलब लगा हुआ होगा, संबंध स्थापित होगा, वहाँ पे संबंध कारक होगा। ठीक है ना, इसके चिन्ह से बने हुए कुछ शब्द होते हैं, से वहाँ पे क्या लगा हुआ, उस वाक्य में कहीं ना कहीं मेरा होगा, मेरी होगा, मेरे, अपने, अपना, अपनी, उनका, उनके, उनकी, कोई भी शब्द वहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो हम लोग फट से उसे पहचान लेंगे, क्या ये संबंध कारक है। ठीक है ना, जहाँ पे संबंध स्थापित होता है वहाँ पे ये चिन्ह जरूर मिलेगा हमें। ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। सौम्या की घड़ी खो गई, सौम्या की घड़ी क्या हुई, खो गई, काके की से जुड़ा हुआ है ना। ओके, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने क्या किया, अपनी पुस्तक लिखी, फिर भी ये अपनापन से जुड़ा, मैंने से जुड़ा हुआ है ना, तो ये संबंध कारक होगा। ठीक है, मैंने अपनी पुस्तक, यानी हमसे जुड़ा हुआ ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे संबंध ही स्थापित होगा ना, तो संबंध कारक होगा। ओके, यह पेन मेरा, यह पेन क्या है, मेरा है, तो मेरा से जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, संबंध कारक होगा। ओके, यह नोटबुक मेरा है, तो मेरा से जुड़ा हुआ ये संबंध होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। ठीक है ना, संज्ञा के जिस रूप से क्या हो, क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर क्या है, पुस्तक रखी, यानी आधार उसका है जो क्रिया, क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार हो, क्रिया आधार हो। ठीक है ना, मेज पर पुस्तक रखी हुई, मेज है उसका आधार तभी तो पुस्तक वहाँ पे रखी हुई ना, और पर लगा हुआ है तो ये अधिकरण होगा। ठीक है ना, मैं 3 मिनट में आ रही हूँ। ओके, तो मैं लगा हुआ है तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। ओके, अगला हम लोग आगे देखेंगे 8वें नंबर का जो है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो। ठीक है, हमने कई टॉपिक में ऐसे बताया जो संबोधन का चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, संबोधन कारक ही होगा। जैसे इसका चिन्ह ऐसे है, बहुत ही ऐसे अच्छा है, मतलब इसको इजी है पहचानना कि जहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा वहाँ पे संबोधन कारक होगा। ओके, जैसे हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, हे प्रभु क्या कर रहा है, मतलब किसी को पुकारने, यानी प्रभु को या भगवान को हम लोग पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं ऐसे मन से, जो भी हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुकारना ही, पुकारने का बोध हो, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। और संबोधन का चिन्ह भी ऐसे लगा हुआ रहेगा, नहीं भी लगा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको वाक्य को अच्छे से, मतलब अपने अंदर ही उसे पढ़ करके, उसे समझ करके हम लोग स्थापित, हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा कारक है, उसमें क्या लगा हुआ है, उसका भाव क्या स्पष्ट कर रहा है। ठीक है ना। ओके, हाय राम यह क्या हो गया, हाय राम यह क्या हो गया, तो क्या ये भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये संबोधन का चिन्ह लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, संबोधन कारक होगा। हे इधर आओ, यहाँ पे क्या किया जाए, हे इधर आओ, तो यहाँ पे बुलाया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है और पुकारने का बोध हो, वहाँ पे संबोधन होता है और संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। ओके, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।